Hello, am I audible? Yes, sir. लास्ट क्लास में हेजिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हेजिंग विद फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हेजिंग का जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये अप्लाई हर जगह होता है, मतलब केवल फ्यूचर्स की नहीं। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो वहाँ भी ऐसे ही, मतलब लगभग लगभग ऐसे ही वहाँ पर हेजिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे फ्यूचर्स में हो या फॉरवर्ड में हो। ठीक है, ऑप्शंस की हम लोग बाद में बात करेंगे। मेथड वही है, तरीका वही है, वहां पर भी हो, लेकिन मतलब जो बेसिक कंसेप्ट हेजिंग का वो यही है। तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, उसी को देखते हैं। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, शॉर्ट हेज एंड लॉन्ग हेज। ये चीज, शॉर्ट हेज से मतलब है जब आप सेल करते हो, और लॉन्ग हेज मतलब जो लॉन्ग पोजीशन होती है जब आप बाय करते हो, तो उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि एक सिंगल स्टॉक को कैसे आप हेजिंग पोजीशन वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिया था। यहाँ पर क्या है, इमेजिन यू हैव बॉट 250 शेयर ऑफ इन्फोसिस। 250 शेयर्स इन्फोसिस के खरीदे। ठीक है, सपोज एक कोई इन्वेस्टर है, उसने उसके पास 250 शेयर्स है इन्फोसिस के, और जो शेयर प्राइस इस समय है वो है 2284, यानी कि टोटल जो वैल्यू हो जाएगी उस जो 250 शेयर्स की, वो है 5,71,000 रुपीज। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई सपोज मेरे पास इतने शेयर्स है, अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो मैं वहां पर हेजिंग कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने बाय किया हुआ है, मैंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, ठीक है, स्पॉट मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, तो मैं फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लेके इसको हेज कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। ये सारा कैलकुलेशन मैंने बताया था कि कैसे, अगर मैंने हेजिंग पोजीशन ले ली है, तो उस कंडीशन में सपोज प्राइजेस अगर बढ़ जाते हैं, स्टॉक प्राइस इन्फोसिस के शेयर प्राइजेस अगर सपोज फ्यूचर में बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, या उतना ही रहता है जितने पे मैंने लिया था, तो उस कंडीशन में तीनों तरह से मैंने कैलकुलेट करके देख लिया था, वहां पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका +1 ही होगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में प्राइजेस कितने भी इंक्रीज हो जाए, कितने भी कम हो जाए, आपका ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट होगा वो +1 ही होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम जो पोजीशन में पहले थे उसी पोजीशन में रहेंगे, प्राइजेस किसी भी डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, चाहे आपके अगेंस्ट या आपके आपके साथ, जो जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड किया हुआ उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, आप उसी पोजीशन पे रहोगे जिस पोजीशन पे आज हो आप। ठीक है, हेजिंग करने से। ठीक है, तो अभी ये तो आसान था। ठीक है, यहाँ पर तो एक सिंगल स्टॉक था, तो वहां पर हेजिंग करना थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं था। आपने लॉन्ग पोजीशन आपने बाय किया हुआ है, आप सेल कर दो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दो, उतने ही साइज का आपका जो भी ट्रेड है वो हेज हो जाएगा। ठीक है, आपका रिस्क कम हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कोई भी होल्डिंग मैंने कर रखी है, मैंने गया उसी उसी स्टॉक के शेयर्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, सेल कर दिया, हेज हो गया, तो वो तो काम बहुत आसान है। मगर अभी सपोज मेरे पास एक पूरा पोर्टफोलियो है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स है, और जैसा कि आप लोगों को पता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम रिस्क। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक। आइडिया है सभी को इस चीज का?
रिस्क के बारे में आप लोगों को आइडिया है, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक? बताइए। वॉइस तो पहुंच रही है आप लोगों तक? सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क मैं पूछ रहा हूँ, इसके बारे में पता है? अंकिता, Yes, अनुराग, sir. पता है? अच्छा, तो Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है फिर। अ, तो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क दो तरह के होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है? वहां पर सिस्टमेटिक से मतलब है अनकंट्रोलेबल रिस्क, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मार्केट रिस्क हो गया आपका, इन्फ्लेशन रिस्क होगा आपका, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, ठीक है? और अनसिस्टमेटिक जिसको आप कंट्रोलेबल जिसको रिस्क बोलते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, वो सारे आपके कंट्रोलेबल रिस्क होंगे। तो यहाँ पर हमें देखो, अनसिस्टमेटिक रिस्क को तो कंट्रोल करना, डाइवर्सिफाई करना आसान होता है। आपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक ले लिए, एक पोर्टफोलियो बना लिया, तो वहां पर तो वो आपका रिस्क खत्म हो गया, ठीक है? आप क्योंकि अभी हम अगर सपोज मैंने अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो है किसी एक कंपनी, किसी एक स्टॉक के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है? वो अलग हर जगह मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, तो मेरा रिस्क मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया। सपोज एक में मुझे एक एक स्टॉक से मुझे लॉस हो रहा है, तो दूसरे से मुझे प्रॉफिट होगा, तो कुल मिला के मैंने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया पोर्टफोलियो बना के। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क तो है, ठीक है, तो उसको आप हेजिंग के थ्रू जो है कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि बीटा, बीटा को यूज करके हम लोग यहाँ पर अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो है, उसको आप पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, ठीक है? वही चीज यहाँ पे बताई गई है। सिस्टम जैसे यहाँ पे दिया गया है, डू रिकॉल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, systematic and unsystematic. When we have a diversified portfolio, we are neutrally minimizing the unsystematic risk which is left after this, the systematic risk. As we know, systematic risk is the risk associated with market, ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट रेट और आपका इन्फ्लेशन रेट। हेंस द बेस्ट वे insulate against market risk is by employing an index which represent the market। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मार्केट के बेसिस पे आपको हेजिंग करनी है। वो कैसे करनी है अभी मैं बताऊंगा। मार्केट मतलब कि आपको निफ्टी, जैसे कि मार्केट इंडेक्स क्या है, निफ्टी या सेंसेक्स, उसके बेसिस पे आपको जो है वहां पर ट्रेड करके आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप जो वहां पर हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है? पोर्टफोलियो को आप हेज कर सकते हो। तो आपको ट्रेड किधर करना पड़ेगा? इंडेक्स में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? Hence, the Nifty futures come as neutral choice to hedge the systematic risk. Okay. जैसे कि अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मार्केट का बीटा कितना होता है? कोई मुझे बता सकता है? आप लोग ने पढ़ा तो है बीटा कैलकुलेशन, आप लोग ने किया हुआ है बीटा का। ये सारी चीजें तो आप लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। बीटा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, अनसिस्टमेटिक सिस्टमेटिक रिस्क। मार्केट बीटा कितना होता है, किसी को आइडिया है? So one. वन, करेक्ट, वन। और सपोज कोई कंपनी है, जैसे मैं हम लोग इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, अगर सपोज इन्फोसिस का बीटा 0.5 है, तो इसका मतलब क्या है? शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आप लोगों को, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ।
अगर 1% से मूवमेंट मार्केट में हो रहा है, ठीक है, अगर 1% से मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो इन्फोसिस के शेयर में मूवमेंट 0.5% से होगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ 0.5 निफ्टी का मतलब, सॉरी, बीटा का मतलब ये हुआ। मतलब आपके वो रिस्क को बता रहा है कि कितना वॉलेटिलिटी है उस स्टॉक में, कितना फ्लक्चुएशन है उस स्टॉक में इन कंपैरिजन टू मार्केट, ठीक है। अगर सपोज कोई स्टॉक है जिसका बीटा 2 है, 2.0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अगर मूवमेंट 1% से होगा तो उस स्टॉक में मूवमेंट 2% से होगा, डबल होगा, ठीक है। अगर मार्केट में 2% से मूवमेंट हुआ तो उस स्टॉक में 4% से मूवमेंट होगा, तो डबल मूवमेंट होगा, चाहे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो देखते हैं फिर कैसे यहाँ पर हेजिंग हो सकती है। ये आपका पूरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। यहाँ पे 8 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जिनके शेयर लिए हुए हैं ये पोर्टफोलियो में। एसीसी है, एक्सिस बैंक है, बीपीसीएल है, सिप्ला है, डीएलएफ है, इन्फोसिस है, एलटी है, ठीक है, और मारुति है। तो ये इतने कंपनीज के स्टॉक लिए हुए हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है। सपोज यहाँ पर देखिए बीटा हर एक स्टॉक का अलग अलग बताया गया है, उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बताया गया है, और पोर्टफोलियो में कितना वेट है हर एक स्टॉक का वो बताया गया है। खैर चलिए ठीक है, हमको क्या करना है, वेटेड बीटा से काम हमको लेना देना है भाई, इसी से हमारा काम होगा, इसी से हम लोग को हेज करना है, ठीक है। कैलकुलेशन पे मैं नहीं जाता हूँ, बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को पता है, लास्ट सेमेस्टर में आप लोग ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। वो मैं पढ़ाने जाऊंगा तो 2-3 लेक्चर मेरे उसमें चले जाएंगे, तो वो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को पता है बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद वैसे भी आपके इस सिलेबस में मतलब बीटा को कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो पूछा भी नहीं जाएगा इस पेपर में। तो कुल मिला के इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो पोर्टफोलियो बीटा है, ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक बीटा तो अलग अलग है, जो पोर्टफोलियो बीटा है वो यहाँ पर आ रहा है 1.223। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में 1% से मूवमेंट हुआ तो आपका जो पोर्टफोलियो है उधर मूवमेंट होगा 1.223% से, ठीक है। देखिए यही दिया गया है नीचे, द सम ऑफ वेटेड बीटा इज ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा फॉर द पोर्टफोलियो above the beta happens to be 1.223. This means if Nifty goes up by 1%, the portfolio as a whole is expected to go up by 1.223%. Likewise, if Nifty goes down, the portfolio is expected to go down by 1.223%. मतलब अगर आप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड है मूवमेंट, तो इधर भी अपवर्ड मूवमेंट होगा, इधर भी प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर डाउनवर्ड है तो पोर्टफोलियो में भी जी प्राइसेस कम होंगे, ठीक है। सर इसको हम चेंज कैसे करते हैं? क्या चेंज कैसे करते हैं? सर वेटेड बीटा बीटा। बीटा चेंज कैसे करते हैं, मतलब यस, यहाँ पर जैसे कि हमें देखो मार्केट के पोर्टफोलियो में, हिसाब से चलना है। अच्छा तो जो है तुम फिर पोर्टफोलियो अपना चेंज करो और क्या, पोर्टफोलियो ओके। में मॉडिफिकेशन करें। अभी देखो यहाँ पर बीटा जो हमें दिख रहा है, अगर उधर हमें चेंज करना, अगर मुझे लग रहा है मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो जो ज्यादा रिस्की जो स्टॉक्स हैं, जैसे मुझे ज्यादा रिस्की इधर नजर आ रहा है, डीएलएफ 1.86 बीटा है इसका, ठीक है, तो मैं इसको यस हटा सर। सकता हूँ। और कोई ब्लू चिप कंपनी, कोई बड़ी कंपनी जो भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनके शेयर ले सकता हूँ, वो उन वहां पर बीटा मुझे कम ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं सर हम्म, एवरेज बीटा एक होता है। एवरेज बीटा नहीं, मार्केट बीटा 1 होता है। सब मार्केट बीटा। हाँ, मार्केट बीटा हमेशा 1 होता है, क्योंकि बीटा का और सर मतलब ही, हाँ हमें बताओ। अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें सर बीटा क्या रखना चाहिए, जैसे देखो किसमें ये हमारा प्रॉफिट है? देखो ये प्रॉफिट की बात नहीं होती, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि कितना रिस्क ले सकते हैं। देखो अगर 1.23 बीटा है, तो अगर आपको ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, ज्यादा लॉस होने के चांसेस है, ज्यादा रिटर्न आने के भी तो चांसेस हैं। वो डिपेंड यस करता सर। है कि आपका इन्वेस्टर का कैसा आपके। अप्रोच है। हाँ, कंजर्वेटिव ओके है सर। कि जो है अग्रेसिव है, वो कैसा इन्वेस्टर है,
उसके ऊपर डिपेंड। थैंक यू सर। ओके। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिख रहा है पोर्टफोलियो बीटा है 1.223। अभी मुझे इसको लेके चलना है और मैं फिर हेज कर सकता हूँ। देखो जैसे तुमने बोला कि भाई कम रिस्क लेना है, तो मैं तो यही मानता हूँ कम रिस्क के लिए सबसे बढ़िया है कि आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। अगर अगर तुम ऐसे ही लेके चले जाओगे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ले लिया या फिर फ्यूचर में जो है ट्रेड कर दिया, तो वो बहुत रिस्की होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ इधर डेरिवेटिव में जो है इन्वेस्ट करेंगे, तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चाहे म्यूचुअल फंड से भी अगर हम लोग कंपेयर करें, तो उधर से भी मुझे लगता है कि इधर रिस्क कम है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों डायरेक्शन में ट्रेड कर दिया, तो उससे क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा स्टॉक, आपका जो है प्रॉफिट थोड़ा बहुत आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वो अलग-अलग स्ट्रैटेजीज हैं, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है। ठीक है, ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज हम लोग ऑप्शंस में लगाते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट में जब हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे, वहाँ मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से स्ट्रैटेजी लगाई जाती है डेरिवेटिव में। तो अभी 1.223 ये आपका बीटा है, पोर्टफोलियो बीटा। ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, कितना है, 8 लाख रुपए, 8 लाख। ठीक है। मुझे इसी को हेज करना, 8 लाख रुपए जो ये इसको हेज करना है। अभी अगर मैं सपोज यहाँ पर ये मेरे पास होल्डिंग है, यानी कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। ठीक है, तो मुझे 8 लाख के इंडेक्स यानी कि निफ्टी, सपोज निफ्टी है, 8 लाख के निफ्टी को सेल करना होगा, सेल करना होगा 8 लाख रुपए की वैल्यू के निफ्टी को। ठीक है, जो इंडेक्स है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर निफ्टी में अगर जो है जो मूवमेंट है अगर वो 1% से होगा, तो मेरा तो पोर्टफोलियो 1.22% से मूव करेगा। तो वो कैसे मैंने हेज किया, क्योंकि मूवमेंट मेरे पोर्टफोलियो में तो ज्यादा होगा। तो इसलिए मुझे अपने जो भी मैं हेज करने वाला हूँ, वहां पे हेज वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। कितना इंक्रीज करना होगा, 8 लाख इंटू 1.223। ठीक है, hedge value is simply the product of portfolio beta and the total portfolio investment। 8 लाख रुपए मुझे हेज करना है। ठीक है। तो 8 लाख इंटू 1.223, मैं ये जो है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी 9,78,400 रुपीज। अभी मैं इस अमाउंट का अगर निफ्टी सेल करूंगा, तो फिर मुझे इस वैल्यू का निफ्टी अगर सेल करूंगा, तो मेरा फिर वो पूरा जो पोर्टफोलियो है वहां वो हेज हो जाएगा। मतलब अभी मूवमेंट अगर उधर 1% से हुआ, तो इधर अगर मार्केट में 1% से हुआ, तो मेरा सॉरी, अगर जो है जो मैंने होल्डिंग की हुई है, अगर उधर जो जितना मूवमेंट होगा, इतना ही मूवमेंट मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो भी बीटा था उससे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9,78,400 रुपीज। अभी अभी प्रॉब्लम ये है कि कितने लॉट साइज मुझे लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए तो सपोज यहाँ पर जैसे दिया गया, सपोज इस समय सपोज यहाँ पे दिया गया कि 925 रुपीज निफ्टी की वैल्यू है, निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू है। एट प्रेजेंट निफ्टी फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट ₹9,025 एंड विद द करेंट लॉट साइज ऑफ 25। ठीक है, 25 इनकी लॉट साइज है। वैसे खैर निफ्टी की वैसे लॉट साइज कितनी होती है, 75। ठीक है, और इस समय मेरे ख्याल से निफ्टी की जो वैल्यू है 14,000 15,000 समथिंग होगा। ठीक है, तो खैर ये क्वेश्चन में तो दिया गया है 9,025, ये आपके निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू है और लॉट साइज है 25। तो अगर हम लोग एक लॉट की वैल्यू देखेंगे 9,025 इंटू 25, यानी कि 2,25,625 रुपीज, ये आपकी एक लॉट की वैल्यू है। ठीक है, अभी मुझे कितने लॉट लेने पड़ेंगे, मुझे तो इन्वेस्ट कितना करना है, मुझे कितने का ट्रेड करना है,
9,78,400 का ट्रेड करना है, ठीक है। और एक लॉट का प्राइस है 2,25,000। एक लॉट की प्राइस नहीं बोल सकते, एक लॉट का वैल्यू है। प्राइस तो अलग होगा, प्राइस तो मार्जिन मनी मुझे पे करना है, ठीक है। एक लॉट का जो वैल्यू है वो है 2,25,625 रुपीज, ये आपका, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया 9,78,400 को 2,25,625 से, तो यानी कि 4.33। तो या तो मुझे मैं अब 4.33 लॉट तो मुझे मिलेगा नहीं, या तो 4 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। तो मैं इस तरह से 4 या 5 लॉट लेके उस अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना है यहाँ पर, जो मेरा पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए मुझे निफ्टी सेल करना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 9,78,400 कम से कम हो, यानी कि 4 लॉट साइज या 5 लॉट साइज, ठीक है। The calculation above suggests that in order to perfectly hedge a portfolio of rupees 8 lakh with a beta of 1.223, one need to short 4.33 lots of Nifty futures. Clearly, we cannot short 4.33 lot, as we can short either 4 or 5 lots. Fractional लॉट साइज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। मतलब 4 या 5 लॉट आप ले सकते हो उसको हेज करने के लिए। अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत हो, बताओ मुझे अभी। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। और ये मैं पूरा पीपीटी आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दूंगा, एक बार जरूर इसको देख लेना फिर से, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, बाद में देखने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग ट्यूट क्लास में उसको पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को प्रॉब्लम सेट हम लोग प्रॉब्लम सेट को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इस वीक हम लोग प्रॉब्लम सेट को डिस्कस डिस्कस करके नेक्स्ट वीक अपना ये ट्यूट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका प्रॉब्लम सेट 1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि है, एन इन्वेस्टर एंटर्स इनटू अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन से क्या मतलब है, जब आप बाय कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल कर रहे हैं। एन इन्वेस्टर इन एंटर्स इनटू अ लॉन्ग पोजीशन in 10 silver future contract at a futures price of rupees 5 5.5 sorry 4.52 आउंस, ठीक है, पर आउंस। जो फ्यूचर प्राइस है वो है 4.52 यूएस डॉलर पर आउंस, ठीक है। क्लोजेस आउट द पोजीशन एट अ प्राइस ऑफ रुपी ऑफ यूएस डॉलर कितना है, 4.46। If one silver futures contract is for 5,001 ounces, what are the investors' gain or losses? ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग में पोजीशन क्या लिया हुआ था, जो भी इन्वेस्टर है उसने पोजीशन कौन सी ली हुई थी, तो लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ था। लॉन्ग पोजीशन से मतलब क्या है, लॉन्ग पोजीशन से मतलब है बाय किया हुआ था। तो बाय क्यों किया था, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूं तो मेरा प्रेडिक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूं तो फ्यूचर के लिए मेरा प्रेडिक्शन क्या होगा। हम्म, बताइए। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूं तो प्रिडिक्शन मेरा कैसा है, बुलिश है या बियरिश है, अप्रोच कैसा है। बुलिश है सर। करेक्ट, बुलिश है। तो यानी कि अभी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस कम होगा तो मेरा लॉस होगा, ठीक है। बस ठीक है। तो
प्राइस मैंने किस प्राइस पे लिया है, 4.52 के प्राइस पे लिया हुआ है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो 4.46 है, यानी कि प्राइस कम हो गए, इसका मतलब कि मुझे लॉस हो गया। लॉस हो गया। करेक्ट, ठीक है। तो बस अब ये कुछ नहीं है, अब बस इतना यही होता, यही अगर ये आपको पता चल गया ना, हो गया, सॉल्व हो गया। अभी कुछ करना ही नहीं है, बस केवल अब कैलकुलेशन करना है। बस यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे। अब बस आपको बस ये देखना है कि पहले शुरू में मैंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी, बाय किया हुआ था, प्राइस था 4.52, ठीक है। कितने कॉन्ट्रैक्ट किए, 10 सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट किए। एक लॉट हाँ, एक लॉट की साइज कितनी है, एक 5000 आउंसेस, देखिए बताया गया है, इफ वन सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 5000 आउंसेस, तो 5000 इंटू 10, यानी कि टोटल जो साइज हो गया वो हो गया 50,000। 50,000 और इंटू 4.52 जो आपका प्राइस है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2,26,000। इसी तरह से जो क्लोज हुआ वो 4.546 पे क्लोज हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। सपोज मैंने 2 महीने के लिया आफ्टर 2 मंथ, जो प्राइस था वो 4.46 था, तो मुझे लॉस हो गया। सर हम क्लोजिंग को क्लोज पोजीशन बोल सकते हैं क्या, जैसे शॉर्ट हाँ हाँ पोजीशन नहीं हाँ, बोल वो हाँ ये भी बोल सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन ना बोल के, क्योंकि देखो आखिर में तो तुम्हें, हाँ शॉर्ट पोजीशन ना बोलो, वो ज्यादा सही है, सही कहा तुमने। इसको क्लोजिंग भी क्लोज बोल सकते पोजीशन। हैं, हाँ क्लोज पोजीशन भी यस। बोल सकते हैं, ठीक है। आखिर में वैसे उसको सेल ही करना पड़ेगा, लेकिन कोई हाँ ठीक है, शॉर्ट पोजीशन ना बोल के क्लोज पोजीशन बोले वो ज्यादा सही है। तो सर यहाँ, शॉर्ट पोजीशन में सर थोड़ा सा वो। हाँ हाँ कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, यस। समझ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर जब क्लोज हुआ उस समय प्राइस 4.46 था, तो इस वजह से लॉस हो गया कितने का, 3000 का, ठीक है। आसान सा है, कुछ नहीं करना था इसमें। किसी को डाउट है इसमें? अगर आपने कोई चीज 2,26,000 में खरीदी है और 2,23,000 में बेची है, तो 3,000 रुपए का लॉस होगा ना, तो वही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, और कुछ नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए। थोड़े से, अच्छा आगे क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा लेकिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 2, एन इन्वेस्टर टुक टू पोजीशन इन अ फ्यूचर मार्केट विच आर एज फॉलोज। तो इन्होंने दो अलग अलग पोजीशन अलग अलग स्टॉक में ली हुई है, ठीक है। सोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ SBI with a lot size of 550 shares at ₹65। तो इन्होंने सोल्ड यानी कि जो है शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है, ठीक है। कहीं पर जो है सोल्ड दिया रहेगा, कहीं पे शॉर्ट बोल दिया जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। सोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ SBI विथ अ लॉट साइज ऑफ 550 शेयर्स एट ₹65 एंड एट एक्सपायरी इट क्लोज्ड एट 64। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बताइए। लॉस होगा सर। लॉस होगा, सच में यस लॉस सर। होगा? सोचो यस सर। पहले, फिर से पढ़ो, देखो कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। सर 2 पोजीशन हमने लिया है, शॉर्ट पोजीशन इसमें लिया से है कि ना, शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है, देखो 2 तो का पहले। पोजीशन फ्यूचर, 2 का 2 शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर विच प्रॉफिट इज है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट SBI देखो, with a शॉर्ट lot पोजीशन of। लिया हुआ है ना। यस सर। हाँ, अप्रोच यहाँ जो है बेयरिश है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है, सेल किया हुआ है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो है आपका स्ट्राइक प्राइस सोल्ड 65, फ्यूचर। यस सर। हाँ स्ट्राइक प्राइस आपका 65 है, और जो क्लोज हुआ हमने सोल्ड 60। किया था। हाँ, यस सर। सो सोल्ड हमने 65 पे किया था, हाँ हाँ हाँ, और जो सेल क्लोज हुआ है वो वो 64 पे हुआ है, 64 पे हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट उसमें एक प्रॉफिट एक एक रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी अगर हम कैलकुलेशन ना भी करें तो 550 रुपीज का मुझे प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। वो तो सब क्लियर यस दिख सर। रहा है, कैलकुलेशन करने की 1 जरूरत रुपए नहीं। का 550 शेयर, एक शेयर हाँ, का 550। यस सर। सही है। तो वही, जैसे मैंने वही चीज अभी मैंने बताई थी, बस ये चीज ध्यान रखना, कौन सा पोजीशन लिया हुआ है और आपका अप्रोच कैसा है, मतलब आप बियरिश हो है या बुलिश है। बस यहाँ पर अगर आप सही हो तो पूरा आपका जो है क्वेश्चन सही होगा, यहीं पे प्रॉब्लम होती है बस।
सेकंड इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट बॉट यानी कि लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। बॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बुलिश है अप्रोच, ठीक है। सर बॉट 20,000 का लॉस है इसमें। हाँ, bought future contract of contract of ICICI Bank with a lot size of 4,000 shares at rupees 80 expiry, at expiry it closed at rupees 75, ठीक है। हाँ, लॉस है बिल्कुल। 20,000 का लॉस। 80 रुपए में था। स्ट्राइक प्राइस आपका 20,000 का लॉस है सर। हमेशा यस याद सर, रखना, 5 रुपए का सर लॉस। हमेशा याद रखना जो आपका स्ट्राइक प्राइस से मतलब है कि जिस प्राइस पे आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को किया हुआ है, ठीक है। और वो आपका स्पॉट प्राइस भी हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि स्पॉट प्राइस ही हो, ठीक है। ये चीज याद रखना, वो कोई भी प्राइस हो सकता है, वो स्पॉट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस जिसे बोलते हैं, जिस प्राइस पर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 रुपए में लिया और 75 हो गया, तो यानी कि 5 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। यस सर। और टोटल जो आपका साइज है वो लॉट साइज 4,000 का है सर। 4000 है, तो 4000 इंटू 5 यानी कि इंटू 5 20, हाँ 20,000। 20,000 रुपए का लॉस है, करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस हैं सारे। मैं देख लेता हूँ कोई थोड़ा सा अलग हो तो मैं वो बता देता हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मोहित इज बियरिश, तो यहाँ पहले ही बोल दिया बियरिश अबाउट कंपनी एबीसी, यानी कि ये क्या करेगा, सेल करेगा। आंसर यस सर। 21 month ABC future contract 2,10,000 on the last day of the closes 121। अच्छा, इसमें लॉट साइज नहीं दी गई है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मोहित इज ए बियरिश अबाउट कंपनी ABC एंड सेल्स 21 month ABC future contract at rupees 2,10,000 on the last Thursday of the month. ABC closes at rupees 121। व्हाट इज पे ऑफ। अच्छा, इसमें लॉट साइज तो दिया नहीं गया है, मुझे इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि सर क्वेश्चन सर आधा अधूरा। हाँ आधा अधूरा, कोई नहीं, लॉट साइज में यहाँ पे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,10,000 कुल मिला के, वैसे मैं अगर लॉट साइज यहाँ पे मेंशन कर दूंगा तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। यस सर। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बियरिश बताया हुआ है, लॉट साइज बस केवल मिसिंग है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है। आगे देखते हैं। सपना सोल्ड ऑफ a January Nifty future contract for rupees 2,41,000 on 15th January। तो सोल्ड किया है यानी बियरिश अप्रोच है, ठीक है। निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट इज डिलीवरी ऑफ 100 निफ्टीज, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लॉट साइज है एक कॉन्ट्रैक्ट की वो 100 है, ठीक है। ऑन 25th January द इंडेक्स क्लोज्ड एट रुपीज 2,440। हाउ मच प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लॉट साइज इन्होंने बता दिया 100 है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो 2,41,000, यानी कि जो प्राइस है वो प्राइस कितना है, 2 लाख प्राइस सर इनका 24 सर 2,410 रुपए। 2,410 हाँ 2,410, और सर 2000 2,440 पे क्लोज हुआ है। क्लोज हुआ है। और इन्होंने 2,410 पे सर इन्होंने बेच दिया था, तो इनको सर लॉस होगा। लॉस हो गया, ठीक है, करेक्ट। सर 340 रुपए सर 30 रुपए का लॉस हो 10 गया, निफ्टी के हिसाब से लॉस हो गया सर इनका। 10 30 था। 10 नहीं, 10 नहीं है इनके, 100 निफ्टीज है, 100 है, ठीक है, 100 निफ्टीज। ये सर तो सर 100 इंटू 30 100 इंटू 30 ये इनका लॉस है, करेक्ट। 300 का 3,000 सर। हाँ, यहाँ पर देखिए, अभी ये तो सारे फ्यूचर के हो गए, अब ये फॉरवर्ड भी सेम वही कैलकुलेशन है, फॉरवर्ड में भी कोई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो है US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड ये इन्होंने करेंसी में किया हुआ है ट्रेडिंग, ठीक है। एन इन्वेस्टर एंटर्स इनटू अ शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, सेल किया हुआ है 1 लाख ब्रिटिश पाउंड फॉर US डॉलर एट एक्सचेंज रेट ऑफ, यहाँ पे एक्सचेंज रेट इनको बताया गया 1.5 है, ठीक है। यानी कि यस
जो ये आपका जो एक्सचेंज रेट है ब्रिट पाउंड यूएस डॉलर, ये आपका एक्सचेंज रेट है, ठीक है? यानी Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर पाउंड 1.5 यूएस डॉलर, ठीक है? Yes. हाउ मच डज इन्वेस्टर गेन और लॉस इफ एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है? या तो यहाँ पे दो चीजें दो प्राइस बताए गए हैं, एक जगह प्राइस कम हो गया 1.49 हो गया, एक जगह प्राइस बढ़ गया 1.52 हो गया, तो इधर लॉस होगा, इधर सॉरी इधर प्रॉफिट होगा, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं, Yes, तो sir. इधर आपको प्रॉफिट होगा, इधर आपको लॉस होगा। क्योंकि सर हमें ज्यादा पेमेंट करना बस यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कैसे करना है वो चीज देख लो। 1 लाख टोटल जो है कॉन्ट्रैक्ट जो साइज है 1 लाख है, तो वही चीज 1 लाख इंटू 1.5, ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, ठीक है? सो जो सेल जो सर, ये हो आपने गया सर शॉर्ट पोजीशन 1.5 लाख लिया हो होगा, गया। हाँ, और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ तो 1.49 है, ठीक है? तो 1,49,000, तो आपका वो हो जाएगा करीब 1,000 रुपए का, उधर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? प्रॉफिट हो इस जाएगा तरह से 1,000 का, 2,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें भी कुछ ऐसा था नहीं बताने के लिए। आगे देखते हैं, ये भी वही करेंसी में ही बताया गया है, यहाँ पर भी करेंसी का ही बताया गया है। ए ट्रेडर एंटर्स इनटू शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 मिलियन येन, द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज 0.00, इतना इनका इनका रेट चल रहा है, ये रेट चल रहा है, ठीक है? इस समय हाउ मच डज ट्रेडर गेन लॉस इफ एक्सचेंज, ठीक है? वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं।